वाली बात नहीं है। तो हमने वर्क एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, फिर भी मैं 3-4 इलस्ट्रेशन और लेता हूं। पावर के बारे में मैंने आपको बताया था, पावर क्या होती है बेसिकली dw/dt या de/dt। याद करो ये रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्क है या एनर्जी है, यस और नो? हाँ, तो किस रफ्तार से हम कार्य कर रहे हैं वो पावर बताता है। एवरेज पावर इज टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर इज, याद करो पहले लिखा था F डॉट V, क्या है था F डॉट V। F इज फोर्स, डॉट प्रोडक्ट अपन जानते हैं, V इज द वेलोसिटी एट दैट टाइम। बोलो यस और नो? हाँ, तो हमने सवाल करने कुछ चालू करे भी थे, बोलो यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं उसके 2-3 इलस्ट्रेशन और करा देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ी बहुत फील आ जाए। बाकी आज जो अपन चालू करने वाले हैं वो है नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर भाई? आज नया चैप्टर है कौन सा? सेंटर ऑफ मास। कौन सा? सेंटर ऑफ मास। पहले पावर के कुछ 2-4 सवाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आ जाओ। एग्जांपल जो अपने लास्ट टर्न पे मैंने बोला था कि मैं तुम्हें जल्दबाजी नहीं करते, पूरा करके बताऊंगा। चलो ठीक है। तो फाइंड आउट द मिनिमम पावर ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड सो दैट इट कैन पंप वाटर एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर अंडर द ग्राउंड टू 10 मीटर अबव द ग्राउंड थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना। ठीक। अब बेसिकली इस मोटर से हम चाहते क्या है? बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है घर का। मान लो तुम्हारे घर में मोटर लगी हुई है। कहां पे? तुम्हारे घर पे मोटर लगी हुई है, मान लो तुम्हारे फ्लोर पे। और टैंक जो जहां से पानी निकालते हैं, याद है तुम्हारे टैंक्स होते होंगे घर में, और टंकियां कहां लगी होती है? ऊपर। हाँ, तो क्या अपन उन टैंक से पानी चलाते हैं कहां? ऊपर। हाँ, क्या जो सबमर्सिबल पंप्स होते हैं या जो बोरिंग होती है उनमें भी ऐसे ही होता है, पानी नीचे होता है पर हम ऊपर लाते हैं। हम घर का सवाल करते हैं कि भाई हमने बोला कि भाई अपनी एक मोटर है, बोलो क्लियर? वो मोटर को करना क्या है? उसने बोला कि मोटर को 10 मीटर नीचे टैंक से पानी उठाकर 10 मीटर ऊपर ले जाना है। अच्छा, सिर्फ ले जाना नहीं है, उसको उस पाइप में से बाहर भी निकालना है और रफ्तार के साथ निकालना है। अच्छा, और जो पाइप है उसका एरिया हमें दे रखा है और जो पानी बाहर आना चाहिए उसकी रफ्तार भी हमें दे रखी है। तो हमसे पूछा गया भाई इस पंप की मिनिमम पावर क्या है? पहले आप बात समझो, क्लियर के साथ समझाता हूं। सवाल को समझना, प्रैक्टिकल सवाल है। अच्छा सर, प्रैक्टिकल सवाल है, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो। ध्यान से सुन। मोटर को करना क्या? पहले तो पावर क्या होती है? एनर्जी डिलीवर्ड इन 1 सेकेंड। What is power? Energy delivered in 1 second. ओके, बात सही है सर। अब सोचो, आपको मोटर को करना क्या है? पानी को सिर्फ 20 मीटर उठाना ही नहीं है। 20 मीटर क्यों बोला मैं? 10 मीटर नीचे, 10 मीटर ऊपर। ठीक, तो उसको पानी को सिर्फ 20 मीटर उठाना ही नहीं है, उठाकर फेंकना भी है। कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, अब पहले एक बात समझो कि 1 सेकंड में जितनी ताकत, जितनी एनर्जी मोटर को चाहिए, क्या वो ही पावर है? एनर्जी रिक्वायर्ड इन 1 सेकंड बाय मोटर टू पंप द वाटर फ्रॉम 10 मीटर बिलो टू 10 मीटर अपवर्ड्स विद 10 मीटर पर सेकंड। यस और नो? यस। ये बात समझ आ रही है? अब पहले ये समझते हैं कि यार 1 सेकंड में इससे पानी कितना बाहर आ जाता है? किससे? इस पंप से। इसका एरिया कितना है? ए। अभी मैं पहले कॉमन चीज समझा रहा हूं। मान लो पानी जो बाहर आ रहा है उसकी रफ्तार है v। अब तू ध्यान से समझ, कितना पानी 1 सेकंड में बाहर आ रहा है। ध्यान से सुनना अच्छे से। सोच कि अगर पानी जो निकला बिल्कुल सीधा जाए तो 1 सेकंड में कितनी लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा? बोल, 1 सेकंड में कितनी लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा अगर v रफ्तार से पानी आ रहा है तो? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, कितनी 1 सेकंड में कितनी देर का पानी, कितनी लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा? लॉजिकली सोच, 1 सेकंड में क्या पानी की रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड है? हाँ, तो 1 सेकंड में तेरे को नहीं लगता कि v लेंथ, अगर पानी जो स्टार्ट हुआ वो अगर 1 सेकंड तक चले तो v लेंथ ही तो चलेगा। हाँ, क्या v लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा? ओ हो। और एरिया कितना? ए। ओके, तो सोचो, मास इन 1 सेकेंड, ये सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं, पूरी फिजिक्स में कई जगह आएगा ये। अच्छा, तुम एक बीच जानते होंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ सर, तो क्या मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम?
हाँ सर, ये v वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, बड़ा v है ये। ओके, डेंसिटी समझते हैं? हाँ, kg पर मीटर क्यूब। सर इतना तो हम जानते हैं। ओके, अब सोचो एक सेकंड में कितना पानी बाहर आया। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम बाहर आई? एरिया इंटू लेंथ। ओ हो, एरिया कितना? a। ओके, वेलोसिटी कितनी? v। ओके, तो बोलो मास इन 1 सेकेंड कितना बाहर आया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नथिंग बट a इंटू स्मॉल v, यानी कि रो ए वी। जब भी ऐसे पानी बाहर आता है ना, तो एक सेकंड में कितना पानी बाहर आता है? रो ए वी। व्हाट इज रो? इज डेंसिटी, a इज व्हाट? एरिया, v इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ द वाटर, जो पानी बाहर आ रहा है। ओ हो, यानी कि एक सेकंड में इतना पानी बाहर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, ध्यान से बता रहा हूं, 2-3 सवाल जो कराऊंगा वो अब अच्छे ही होंगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। रो ए वी, क्लैरिटी है सर। अब पहले रो ए की वैल्यू निकाल लो। डेंसिटी ऑफ वाटर अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 1000 केजी पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे। यस और नो? तो 1000 किलो 1 मीटर क्यूब। फील आनी चाहिए कि अगर आप ऐसे 1 मीटर, ऐसे 1 मीटर और ऐसे 1 मीटर ले लो, तो एक डब्बा जो बनेगा, अगर उसमें पानी भर दो तो 1000 किलो आएगा। ओ हो, क्लियर है सर? बात समझ आ गई? बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो जो मास इन 1 सेकंड इससे बाहर आ रहा है वो कितना है? रो 1000, एरिया 0.1, वेलोसिटी 10, तो क्या 1000 केजी? हो, सही चल रहा है क्या? हाँ, 1000 किलो सर ऊपर आ रहा है पानी एक सेकंड में। अरे यार, यानी बढ़िया मोटा पाइप है, शानदार। 1000 किलो पानी फेंक रहा 10 मीटर पर सेकंड, खतरनाक। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें? अब कुछ नहीं। इसका मतलब मोटर को करना क्या है? मोटर को 1 सेकंड में मोटर को करना क्या है समझना, कि उसको 1000 किलो पानी 10 मीटर नीचे गड्ढे से उठाकर 10 मीटर ऊपर, यानी टोटल 20 मीटर ऊपर ले जाना है और उसको इतनी रफ्तार दे देनी है। ये मोटर का काम है। यानी कि मोटर को 2 जगह एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में mgh, और एक उसको काइनेटिक एनर्जी देने में हाफ mv²। ओ हो, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इन 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकंड का मास इंटू जी 10 इंटू हाइट 20 मीटर mgh। इतनी हाइट बढ़ाई तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी चाहिए। ओके, प्लस हाफ इंटू 1000 इंटू 10 का स्क्वायर। ओके, देखते हैं कितना आया। देखो 1000 कॉमन ले लेता हूं, थोड़ा आसान रहेगा। ये हो गया 200, ठीक है, और ये कितना हो गया? 100/2 + 50, तो ये हो गया 250 इंटू 1000 जूल पर सेकेंड। 1 सेकंड में एनर्जी चाहिए ना ये। 1 सेकंड में जो एनर्जी मोटर को कम से कम चाहिए वो ये है। क्या जूल में आई 1 सेकंड? हाँ, बोलो क्लियर? तो पावर रिक्वायर्ड इज 250 इंटू 1000 जूल पर सेकेंड, दैट इज व्हाट? क्या 250 इंटू 1000 वॉट, जिसको क्या लिख सकते हैं? 250 किलोवाट। हो, किलो का मतलब 1000। अरे हाँ, देखा आंसर तो सही निकाला गया, देखा तो। और सही, 250 किलोवाट, मतलब जो लॉजिकली सोचा और समझा वो बिल्कुल सही है। ये कॉमन सेंस का सवाल है और सवाल अच्छा है। देख, घर का सवाल है अपने मोटर, तेरे को खुद को सोच, तुम्हारे 2 मंजिल मकान है, 1 मंजिल मकान है, 3 मंजिल मकान है, जो भी मकान है, तुम्हें पता पड़ना चाहिए। अच्छा 2 किलोवाट की मोटर चाहिए, 4 किलोवाट की चाहिए, 1000 वाट की चाहिए, कितने की चाहिए? 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, सुना होगा तुमने। अरे सुना है कि नहीं सुना? हाँ सर, ये तो बहुत ज्यादा आया खैर, क्योंकि पानी की रफ्तार इतना मोटा पाइप है। अपने जो नॉर्मल पाइप होते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं घर वाले तो। पर अगर उस तरीके की कैलकुलेशन हमें करनी हो तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ सर,
बिल्कुल कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो राम लालो श्याम लालो। हाँ सर, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। हो गया ये? अरे समझ आ गया? अरे आंसर भी मैच कर गया, बढ़िया। घर का सवाल, घर का सवाल मतलब नहीं कोई इसकी वैल्यू नहीं है, घर का सवाल मतलब रोजमर्रा में जो देखते हैं उस तरीके का सवाल। ओके, अब तुम अपने पापा को कैलकुलेट करके बता सकते हो, अच्छा पापा नया घर बन रहा है, इतने की मोटर लगेगी पापा। प्लम्बर से पहले तुम बता दोगे यस और नो? हाँ। तो क्या करोगे तुम? पाइप नापोगे। अच्छा, फिर सोचोगे टंकी इतनी देर में भरनी है तो इतनी रफ्तार से पानी आना चाहिए। ओके ठीक है, फिर इतने नीचे से पानी आना है। ओके, ऐसे कर लेना तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। जो भी वैल्यू आए उसमें से 10-20% ज्यादा की मोटर ले लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉसेस भी होते हैं ना। ये तो आइडियल सिचुएशन है। अगर मोटर पे 100 लिखा हो तो 100 पे ही काम करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो जो भी वैल्यू आए उसे 10-20% बढ़ा के ले लो, काम बन जाएगा। अरे यस और नो? हाँ सर। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना तो नॉर्मल लाइफ में फिजिक्स तुम्हें लगने लगेगी और तुम्हारा कॉमन सेंस बढ़ता जाएगा और तुम्हें मजा आता जाएगा। हाँ सर, बात तो आप अच्छी कहते हो, मास्टर भी आप अच्छे हो। ओके थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय नहीं, आगे चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया। आज मेरी बीवी ने फिर मारा और मारते हुए बोली कि भाई आज बच्चों को बोल देना कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें नहीं मारा है, पर मैं अपने बच्चों से झूठ बोलता नहीं हूं। क्या तुम्हें वाकई लगता है मेरी बीवी मुझे रोज मारती होगी? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे पक्का? ओके कोई बात नहीं, बीवी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल एक और छोटा सा सिंपल है। फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड बाय 30 न्यूटन फोर्स एट 2 सेकंड इन द गिवन फिगर। अच्छा, फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड बाय 30 न्यूटन फोर्स एट 2 सेकंड इन द गिवन फिगर। अच्छा, 2 सेकंड पर क्या पावर है? दो सेकंड पर पावर का मतलब इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब एफ डॉट वी। फोर्स इधर ही है, वेलोसिटी भी इधर ही होगी, तो एंगल तो जीरो ही होगा, तो सिंपल पावर का आंसर होगा एफ वी। एफ कितना? 30। निकालना क्या है? वी। बात खत्म। क्या तुम 30 न्यूटन लग रहा हो, 0.5 अगर फोर्स हो, 0.5 अगर म्यू हो, क्या तुम 2 सेकंड बाद वेलोसिटी निकाल सकते हो? ये तो काइनेमेटिक्स का सवाल है। अरे ये तो काइनेमेटिक्स का सवाल है, यस और नो? ये तो काइनेमेटिक्स का सवाल है। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, 110% क्लियर है। बस तो अब क्या था? अब देखो मौज आ गई। अब तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा अब क्या था? देखो 0.5 है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगा? म्यू एम जी 0.5 इंटू 20 यानी कि 10 न्यूटन। हो तो आगे नेट कितना बचा? नेट बचा 30 माइनस 10 20 बराबर मास 2 इंटू ए की वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 सेकंड पर रफ्तार क्या होगी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल रफ्तार 0 है, v इक्वल टू 10 इंटू 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ओके, फोर्स कितना? 30 इंटू 20 600 वॉट। 600 वॉट आंसर आया। देखा, चेक कर लूं क्या? हो, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे भाई इधर उधर मत देखा करो, तुम पढ़ते हो पता नहीं इधर उधर देखने लगते हो। मैं भी तो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही देखता हूँ पूरे 1 घंटे सवा घंटे जितनी देर तुम्हें पढ़ाता हूँ। यस और नो? मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तुम्हें भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर हल्का सा मन इधर उधर भी भटके तो भी वापस ध्यान रखना कि अपना मास्टर बहुत सुंदर है कि नहीं? इसलिए इसकी तरफ अपने को ध्यान देना चाहिए। सर आप खुद की पढ़ाई खुद ही कर लिया करो, तो तुम तो करते ही नहीं हो, है कि नहीं? हालांकि तुम मैसेज में करते हो आजकल, सर मजा आ रहा है, फीलिंग आ रही है, बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, अच्छा लगता है। अरे है कि नहीं? हाँ सर, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। और फिजिक्स में फिर क्या परेशानी होना, 10 में से 5 हो रहे हैं खुश रहो। सवाल अगर 10 में से 5 हो रहे हैं, 10th नहीं है कि 10 में से 10 हो जाएंगे। टफ सवाल अगर दिए जा रहे हैं, डीपी वर्कशीट आपकी अच्छी बनाई जा रही है तो 10 में से 5 होंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सारे के सारे हो जाए। हाँ सर, क्या मेरी बात क्लियर? 600 वॉट, ओ सर आनंद आ गया है। तो 600 वॉट्स क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। चलो भाई चलो एक और देखो, लास्ट इलस्ट्रेशन, बहुत हो गया। द इंजन प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पावर P टू द ट्रक। मान लो एक इंजन है, वो ट्रक को कांस्टेंट पावर देती है, कांस्टेंट फोर्स नहीं, क्या देती? कांस्टेंट पावर। तो पावर होता है FV। अच्छा, तो पावर में सोचो अगर आप ताकत लगा रहे हो तो ट्रक की V बढ़ती जाएगी,
अगर ट्रक की वी बढ़ती जाएगी, सोच के देखना पावर क्या होती है, एफ वी, ये कांस्टेंट है। सोच के देखो, एज टाइम इंक्रीजेस क्या वी भी इंक्रीजेस? अगर आप ट्रक को चालू कर रहे हो तो सोच, पावर अगर कांस्टेंट है और वी इंक्रीजेस, इसका मतलब एफ डिक्रीजेस। हाँ, बात तो आपकी सही है। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अपने को ट्रक की रफ्तार बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। प्योर काइनेमेटिक्स है, ध्यान से सोचोगे तो प्योर काइनेमेटिक्स है। पावर तो ऐसी घुसा दी इसमें। मैं बता दूं फटाफट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये। कांस्टेंट पावर अगर दे रखी हो तो सवाल कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, परेशान नहीं होना। अरे हाँ ना तो बोल दो, कैसी फॉर्मेट है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अच्छा सर, कैसे? सुने, ध्यान दे अच्छे से, देखो पावर इक्वल टू एफ वी, पी कांस्टेंट है तो वी की वैल्यू की, सॉरी एफ की वैल्यू क्या आई? पी बाई वी। तो ए की वैल्यू क्या आई? पी बाई एम वी। क्या ए एज अ फंक्शन ऑफ वी आया? हाँ, तो बस ए को क्या लिख लो, डीवी बाई डी टी इक्वल टू पी बाई एम वी। ओ तो डीवी वी डीवी इक्वल टू पी बाई एम डी टी। ओ तो 0 टू टी 0 टू वी। और कांस्टेंट पावर में ऐसे लिखना है, P इक्वल टू एफ वी, तो F एज अ फंक्शन ऑफ, ध्यान सोचो तो क्या होगा, F एज अ फंक्शन ऑफ V आ जाएगा। F एज अ फंक्शन ऑफ V का क्या मतलब है? A एज अ फंक्शन ऑफ V। और A को क्या लिख सकते हैं? dv by dt, v dv by dx भी लिख सकते हैं। अगर V एज अ फंक्शन ऑफ x पूछ ले, अगर कोई आपसे इसमें पूछता V एज अ फंक्शन ऑफ x, तो अपन A को क्या लिखते? v dv by dx। और अगर किसी ने हमसे पूछा है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो उसे लिख लो dv by dt। तो dv by dt v को इधर ले गए, p by m into dt, dt समय 0 पर रफ्तार 0, समय t पर रफ्तार v, ये आया v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू p by m into t। v की वैल्यू अंडर रूट 2pt by m। आंसर खत्म। अरे आया कि नहीं आया? पावर में मैंने कुल मिला के 4-5 सवाल कराए, पर अलग वैरायटी के सारे। क्या कांस्टेंट पावर वाला था? हाँ, एक ही वैरायटी के कोई 2 सवाल मैंने नहीं कराए हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अरे सोच लो, यस सर, गॉट योर पॉइंट। आ गया, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2pt बाई n। बोलो क्लियर? आंसर आ गया, देखा आंसर मैच कर लेंगे एक बार, चेक कर लें क्या। ओहो अंडर रूट 2pt बाई m, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और तुम हो जोरदार क्योंकि तुम्हारा मास्टर है शानदार। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। तो ये कहानी थी पावर की, बहुत दिल से और शिद्दत के साथ वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया है। 1-2 लेक्चर ज्यादा ही लिए हैं जो मैंने सोचे थे उससे, ताकि जल्दबाजी नहीं हो, क्योंकि ये चैप्टर आगे कई चैप्टरों में काम आने वाला है। ध्यान से देखो, धीरे धीरे फिजिक्स कनेक्ट होती जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आशा करता हूं तुम्हें वर्क पावर एनर्जी बहुत अच्छे समझ आया होगा। बिना समय खराब करे नए पृष्ठ से नया अध्याय, कॉपी का पन्ना पलट लो, नई हेडिंग डाल लो। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, आजा भाई सेंटर ऑफ मास। ओ हो, सेंटर ऑफ मास। इसमें बता दूं, पहले 1-2 लेक्चर, बल्कि 2 लेक्चर प्योर कैलकुलेशन पे चलेंगे, प्योर कैलकुलेशन पे चलेंगे। अच्छा सर, हाँ, पर उसे समझना पड़ेगा, फील करनी पड़ेगी। फालतू टाइम पास नहीं करते हैं। पहले बस मैं ये समझाता हूं कि सेंटर ऑफ मास, नाम ही बताता है सेंटर ऑफ मास। पहले एक बार समझो, 2 तरह की बेसिक चीजें हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अंतर बाद में समझाऊंगा, अभी उसे लेने देना नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसे मान लो ये ऐसे एक रिंग है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां है? सेंटर पे। मान लो एक रॉड है ऐसे, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां है? सेंटर पे। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमें तो सेंटर ऑफ मास चाहिए। कभी कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ मास के जगह पर हो सकती है, कब, वो भी बात करेंगे। सर सेंटर ऑफ मास पढ़ते क्यों है सर? क्या जरूरत आ रही है सेंटर ऑफ मास की? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई अपने को सेंटर ऑफ मास की, पहले बताओ मुझे।
देखो, जैसे मान लो कि तुम्हें ऐसे दो ब्लॉक्स हैं, दिखाई दे रहे हैं पीछे, एक तिकोना से ऐसे हिंज है, उसके ऊपर एक रॉड रख दी। अब उसमें दो अनइक्वल मास रख दो, रखो भाई, रख दी। मान लो M2 भारी है, मान लो M2 भारी है, और तूने बिल्कुल सिमेट्रिक मिडिल में रखा है, तो तुझे नहीं लगता कि M2 वाला झुक जाएगा? क्या तू ये जो नीचे ट्रायंगल है, क्या इसको हिला के ऐसा कर सकता है कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए? कौन कौन कौन? ये रॉड। अगर M1 M2 बराबर होते और ये बिल्कुल मिडिल पे होता तो क्या रॉड बिल्कुल स्ट्रेट रहती? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बोलो क्लियर? टॉर्क वॉर्क में नहीं जा रहा, अभी टॉर्क आएगा रोटेशन में, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। हाँ सर, तेरे को नहीं लगता इस ट्राइंगल को, ये जो अपना हिंज है या जो आपका जिसको आप वेज बोल सकते हो, जिसपे टिकाया हुआ है अपन ने इसको मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हिलाऊं तो कैसा हो सकता है कि ये वापस हॉरिजॉन्टल हो जाए? सोच किधर की तरफ हिलाना चाहिए, सोच। अगर M2 भारी है तो सोच, कॉमन सेंस। कोई तेरे को भी फिजिक्स नहीं आती, ऐसा समझ एक रॉड थी, उसमें दोनों बराबर मास रख दो और बिल्कुल बीच में एक वेज रख दो तो हॉरिजॉन्टल रह जाएगी, बिल्कुल बैलेंसिंग होती है। हाँ, सोच M2 भारी कर लो तो इधर झुक जाएगा। हाँ सर, ये समझ आता है। मैं तेरे को बोलूं इस वेज को किधर की तरफ सरकाऊं कि वापस हॉरिजॉन्टल होने के चांसेस हो? कॉमन सेंस है, कोई टॉर्क नहीं, कोई फिजिक्स नहीं। अभी बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो राम लालो, किधर? बोलो, राइट की लेफ्ट? बोले M2 के पास ले जाऊंगी, M1 के पास ले जाऊं? कॉमन सेंस है, बोलो, कॉमन सेंस, कोई फिजिक्स नहीं। अभी कॉमन सेंस जो अपन ने रोज की लाइफ में देखा। ओ हो, सोच अगर तू M1 की तरफ ले जाएगा तो क्या M2 और नीचे आएगा? हाँ, पर सोच कि तू अगर थोड़ा M2 की तरफ ले जाएगा तो क्या एक जगह ऐसी आएगी जहां पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा? दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज कॉमन सेंस। ओ हो, हाँ सर, ऐसा होता है। जिस जगह पे ये बैलेंस होता है ना, वो एक पॉइंट होता है जो इन दोनों का क्या कहलाता है? COM, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, मतलब उस जगह पर अगर दोनों को एक साथ मान लो तो ये ऐसे लुढ़केंगे नहीं। अच्छा, अगर इन दोनों को एक जगह पर मान लो तो उस जगह से लुढ़केंगे नहीं। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट where we can assume all the particles distributed in the space at one single point. Okay. अगर मैं फिर वाली डेफिनेशन मानूं तो अगर एक स्पेस में बहुत सारे पार्टिकल बिखरे हुए हैं, क्या उन सब बिखरे हुए को टोटल मास को मैं एक जगह मान सकता हूं? जिस जगह मान सकता हूं उस जगह को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ओ नाम ही बता रहा है। अच्छा, ये थोड़ी सी तो बात अपने को समझ आई। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहलाया। क्या कहलाया? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो आप चाहो तो इस एग्जांपल को लिख सकते हो कि अगर ऐसे मास अनइवन हो, वेज रखे, तो जिस जगह पे ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी वो पॉइंट उस सिस्टम का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। फील वाली डेफिनेशन क्या है कि अगर स्पेस में एक से ज्यादा पार्टिकल बिखरे हुए हैं तो उन सभी को के मास को टोटल कर कर जिस जगह पर उनको माना जा सकता है, जिस जगह पर उनको माना जा सकता है उस जगह को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक समझा? क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, अभी सीखेंगे धीरे धीरे। अभी तो फील कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास है क्या। ये है सेंटर ऑफ मास। पहली बात, दो पार्टिकल से समझ में आया? हाँ समझ तो आया। ठीक, यानी कैसे एक डिस्क में से 4-5 पार्टिकल रख दूं, उसको एक जगह से टिका दूं, ऐसे समझ ऐसे डिस्क लूं, सोच उसमें से 4-5 पार्टिकल रख दूं, टिक 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 टिक, और सोच ये इसका टॉप व्यू है ना, और सोच कि मैं इन सबको एक ऐसे डिस्क को ऐसे रख दूं, ये इधर ऐसे से पार्टिकल रखे हुए हैं, तो इसको किस जगह पे इसको टिकाऊं इस वेज को कि ये सब इक्विलिब्रियम में आगे सीधी रह जाए डिस्क, उसे सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। ये इसमें टॉर्क की डेफिनेशन होती है, उसमें अपन नहीं घुस रहे। अपने को बस इतनी सी फील आई। क्या फील आई कि अगर बहुत सारे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उन सबके मास को टोटल कर कर एक जगह पर जहां पर रख सकते हो, उस जगह की स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी जो समय के साथ आएंगी, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ओके, यस सर, गॉट योर पॉइंट। अच्छा सर, ये तो एक थोड़ी सी फील आई, ये हमने लिख भी ली। ठीक सर, फील कराऊंगा अभी थोड़ी देर, फिर
फिर कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है 2 लेक्चर तक। पहले फील तो करें सेंटर ऑफ मास पढ़ क्यों रहे, सेंटर ऑफ मास निकालना जरूरी क्यों है। सेंटर ऑफ मास निकालना अपने आप में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अपने आप में एक टॉपिक है। अरे पर क्या जरूरत है सेंटर ऑफ मास निकालने की, पहले ये तो हमें समझ आना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास है क्या, वो समझ आया हल्का सा। अब सोचते हैं उसकी जरूरत क्या पड़ेगी, आगे वाले चैप्टर में बहुत पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या F बराबर ma होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। अब सोच, मान ले कि एक रॉड है, रॉड उसको ऐसे हिंज कर दें, उसे ऐसे घुमाए अल्फा से। हाँ सर, तो किसी भी x दूरी का जो पॉइंट होगा उसका टेंजेंशियल कितना होगा, अल्फा x। याद कर, अल्फा इक्वल टू AT/r। याद है, नहीं याद, अरे याद है कि भूल गया, याद है अल्फा इक्वल टू AT/r। तो यहाँ पे x, अल्फा x। सोच यहां का जो पार्टिकल होगा क्या वो x2 होगा, तो अल्फा x2। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि A एंड B का एक्सेलरेशन सेम है कि अलग है, अलग है। ये जो मास m तुमने लिया था, ये वाला पहला केस, फर्स्ट केस, आगे सोच किस तरह की तकलीफें आएंगी, उसके लिए आज ये सुलझाने के लिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। फर्स्ट केस सोच, ये जो मास m था ये पूरा सीधा चल रहा था, क्या इसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम था? एवरी पॉइंट हैव सेम एक्सेलरेशन। हाँ सर, रॉड जो अल्फा से घूम रही है, रॉड जो अल्फा से घूम रही है, उसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है कि अलग है? सर अलग है। तो इसमें जब F नेट बराबर ma लिखोगे तो एक किस पॉइंट का लिखोगे? क्या इस रॉड पे भी F नेट बराबर ma लगा सकते हैं? लगाएंगे, अभी नहीं लगानी, रोटेशन में यही पढ़ने वाले। अच्छा बताया था रोटेशन इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर की डायनेमिक्स। अच्छा हाँ सर, ओ खैर समझो, आगे सेंटर ऑफ मास रोटेशन अगर पढ़ना है तो अपने को धीरे धीरे उसमें जो बेस चीजें चाहिए वो हमें आनी चाहिए। उसका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है सेंटर ऑफ मास निकालना। पहले समझो F नेट बराबर ma में एक किस पॉइंट का एक्सेलरेशन होता है। अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं क्योंकि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम था, क्योंकि आप ऐसा ब्लॉक लेते थे। सोच तू गाड़ी का टायर ले ले, जब गाड़ी चलती है तो उसका टायर चलता है घूमता है कि दोनों काम करता है? दोनों करता है। तो सोच उसके हर पॉइंट का सेम एक्सेलरेशन होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा। जो गाड़ी का टायर जो चलता है और घूमता भी है उसे बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। जो रोटेशन का सबसे आखिरी सेक्शन होगा उसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग अलग? तो अगर उस टायर पर F नेट बराबर ma लगाना है, उस टायर पर अगर F नेट बराबर ma लगाना है तो एक किस पॉइंट का, किस पॉइंट का, अरे किस पॉइंट का, अरे सेंटर ऑफ मास के पॉइंट का। अब सोच, अब सोच अगर तुझे COM ना पता हो कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां है तो तू F नेट बराबर ma ही नहीं लगा पाएगा। अच्छा F नेट बराबर ma अपने लगाना सीख लिया, पर तू सोच तूने अभी ऐसी बॉडी इसके लिए लगाया जिनके सभी पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम था। पर क्या दुनिया में सिर्फ ऐसी बॉडी है जो जब चलेंगी तो उनके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा? नहीं सर। अगर ऐसा नहीं है तो F नेट बराबर ma कैसे लगाएंगे? तो मन में डाउट आया, अरे a किस पॉइंट का लिखेंगे? अरे a लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का। अरे तो सेंटर ऑफ मास लिखना भी तो आना चाहिए, कहां है ये आपको पता होना चाहिए। मैं क्यों ये फील करा रहा हूं, ताकि अब 2 लेक्चर तक या 1-1.5-2 लेक्चर तक आप जब तक सेंटर ऑफ मास निकालना सीखें तो आपके जहन में होना चाहिए कि भैया ये नहीं आएगा तो आगे के चैप्टर बिगड़ जाएगा। हाँ बात सर आप बिल्कुल सही बोले, बात सर आप बिल्कुल सही बोले। ओके ACUM, ओके। ऐसे ही अगर आपने कभी सुना हो तो ऐसे लिखते हैं मोमेंटम, क्या लिखते हैं MV। सुना है ना मोमेंटम क्या होता है, सुना होगा, सेंटर ऑफ मास में बहुत आएगा MV। अब बोल, ये जो रॉड है इसकी रॉड के हर पॉइंट की रफ्तार सेम ही क्या अलग है? अरे सेम ही क्या अलग है? अरे बोल भाई, सेम है कि अलग है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा,
सेम है कि अलग है? सर अलग अलग है। तो बता बी किसका लिखेंगे? COM का। तो अगर कभी पी नेट भी लिखना हो बॉडी का तो लिखा जाता है MVCOM। अब सोचो, मोमेंटम लिखना हो बॉडी का, जो बॉडी चल भी रही हो, घूम भी रही हो, जिसके पॉइंट एक्सटेंशन सेम हो, तो भी MVCOM चाहिए। अगर नेट फोर्स लिखना हो तब भी MACOM चाहिए। यानी कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास का ज्ञान हमें होना चाहिए। सही बताऊं तो सेंटर ऑफ मास को ज्ञान को लिए बिना आगे बढ़ पाना संभव नहीं होता, क्योंकि जब बॉडी चलती भी है, घूमती भी है, ये भी होता है, तो उसके पार्टिकल के मोशन बहुत टफ होते हैं। उनको एनालाइज करने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास पे जाना पड़ता है। अच्छा, तो पहली बात, F नेट बराबर M में A इज द COM, मोमेंटम बराबर MV में V इज द सेंटर ऑफ मास। यानी कि अगर ACOM लिखना है और VCOM लिखना है तो COM का है तो पता होना चाहिए। हाँ ठीक, एक यूज समझ आया सेंटर ऑफ मास का। ओके, फिर सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे, पर सेंटर ऑफ मास का यूज तो समझे। अरे हाँ, सवाल करने तो ये आना चाहिए। और सोच और फील कराता हूं कैसे, सुने ध्यान से, उतारो फटाफट, उतारो फटाफट। अरे रामलाल उतारो फटाफट, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। हो चलो भाई आगे बढ़ जाऊं? अरे आगे बढ़ जाऊं? अरे सोच लो। यस सर। देखो भाई, वाई सेंटर ऑफ मास इज रिक्वायर्ड, एक यूज में पहले बता चुका हूं आपको कि F नेट बराबर M में भी चाहिए, P बराबर NC में चाहिए। एक और चीज बताता हूं, चलो मैं ये इलस्ट्रेशन आने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। देखो ध्यान, जैसे गाड़ी के टायर से समझाता हूं। जैसे गाड़ी का टायर है, अगर तू ध्यान से देख तो गाड़ी का टायर जो होता है चलता है, घूमता है, दोनों करता है, दोनों करता है। हालांकि रोटेशन का हिस्सा है, पर थोड़ी सी फील करो। तुम अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो इसका एक नीचे वाले पॉइंट को देखो आप, एक को, ये थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। ओ हो, तुम अगर इसको बहुत ध्यान से देखो तो इस पॉइंट ए का पाथ कुछ ऐसा होगा, इस प्रकार। बाद में बताऊंगा, इसे साइक्लॉइड कहते हैं। क्या ये इस पॉइंट ए का पाथ बहुत टिपिकल होगा? हाँ सर टिपिकल होगा, बिल्कुल है। टिपिकल सही लग रहा है सर, ये तो देखो फिर से, है ना? हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। ठीक, अब ऐसे टिपिकल पाथ को एनालिसिस करने का क्या तरीका होता है बताता हूं मैं आपको। सुनना, जो बाद में अपन करेंगे, बोलो ध्यान से देखें। अच्छा सुने, उसका क्या तरीका होता है वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। क्या करें क्या करें क्या करें? देखो, आप क्या करो कि आप इसके सेंटर पर बैठ जाओ, टक 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 टक। सेंटर इसका बिल्कुल सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सिमेट्रिक सेंटर। ठीक, अगर आप इसके सेंटर पर बैठ जाओ, ओ हो, तो तू चीटा बन के सेंटर पे बैठ जा। ओके, तो बोल ये क्या कर रहा है? तू सोच चीटा है और सेंटर पे बैठ जा, बिल्कुल सिमेट्रिक सेंटर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बात सर, जिसका सेंटर ऑफ मास है। ओके ठीक है सर, बिल्कुल सिमेट्रिक सेंटर, सेंटर। ओके, तो इसके सेंटर पे बैठ जा। बोल ए क्या करेगा तेरे लिए? फॉर सेंटर ऑफ मास क्या ए विल डू ओनली सर्कुलर, एंड क्या सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दिस टिपिकल पाथ, ये भी पढ़ा नहीं रहा हूं पर फील कराना चाह रहा हूं। दिस टिपिकल पाथ कैन बी ब्रोकन इन सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फॉर सेंटर ऑफ मास एंड सर्कुलर फॉर चीटा on center of mass. So when a body is performing combined translational plus rotation, मतलब घूमे भी सही, चले भी सही, कंफ्यूज मत हो, रोटेशन के आखिरी का हिस्सा है, पर उसको थोड़ा सा यहां इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम समझा पाऊं कि भाई सेंटर ऑफ मास निकालना जरूरी है, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। सोचो, क्या सेंटर ऑफ मास, लिखा दूंगा, अभी परेशान मत हो, क्या सेंटर ऑफ मास पर बैठकर ए का पाथ क्या सर्कुलर हो गया? अगर तुम सेंटर पर बैठ जाओ टायर के, टायर भले आगे जा रहा हो, पर अगर उस पर बैठ जाओ तो पहिया सिर्फ सर्कल करेगा ना,
पर क्या वो सेंटर भी सीधा जा रहा है? क्या दोनों को मिला के टिपिकल पाथ हो गया? हाँ, ऐसे ही सोच। मैं इस पेन को ऐसे फेंकूं, देखना, ध्यान से देखना, पेन गिर नहीं जाए इसलिए थोड़ा तेज नहीं फेंक रहा। फिर से देख। अब सोच, मैं जैसे बोलूं, इस पेन की जो टिप है ना, टिप, इसके पाथ के बारे में सोचो। और पता नहीं सर वो तो क्या कर रही, क्या उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होगा? पर सोच, देख, ये देख, मान ले M1 M2 का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? अब देख होगा क्या, बताता हूं, देखना एनिमेशन को, देखना, ये ऐसे गया, हो, फिर देख, दोबारा से दिखाता हूं, देखो, ये ऐसे गया, ठीक? मान लो मुझे बताना है कि भाई M2 क्या करेगा 2 सेकंड बाद, ओके, तो देखो, ये, फिर देख, तो अगर बहुत ध्यान से देखे तो इस सेंटर ऑफ मास ने पाथ लिया प्रोजेक्टाइल, और अगर तू चीटा बनकर सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए तो चीटे के लिए M2 सर्कल कर रहा है। हाँ सर, तो सोच, अगर तुझे बताना हो कि M2 कहां है 2 सेकंड बाद, तो पता है तू क्या करेगा? पहले पूछेगा चीटा कहां है। क्या चीटा 2 सेकंड बाद कहां होगा ये हम प्रोजेक्टाइल से निकाल सकते हैं? हाँ, हमने ग्राउंड वाले से पूछा, भाई जो सेंटर ऑफ मास है वो तो प्रोजेक्टाइल कर रहा है, क्या प्रोजेक्टाइल 2 सेकंड बाद कहां होगा, बता सकते हैं? हाँ। अब चीटे से पूछा, बता M2 कहां? उसने बोला भाई M2 है ना हॉरिजॉन्टल से 70 डिग्री घूम चुका है, मान लो, या ऐसे आ चुका है M2। तो क्या हमें फाइनल पोजीशन ऑफ M2 पता पड़ गई? अरे हाँ सर, अभी कोई सवाल में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है? पर इस पूरी कहानी को अगर पढ़ना है रियलिटी में, तो सेंटर ऑफ मास कहां है? जैसे मैंने बोला M1 M2 सेंटर ऑफ मास यहां है, अरे निकालना तो आना चाहिए, तभी तो सवाल कर पाओगे। सो इफ वी रियली वांट टू सॉल्व problems that includes both translational plus rotational motion, center of mass plays a very important role. Why? Because if we sit on center of mass, we can break the motion into two parts. One is the motion of the body with respect to center of mass plus motion of the center of mass. In typical questions, अभी उन्हें करा नहीं रहा हूं, can be solved by dividing into parts. One, motion of body with respect to center of mass plus motion of center of mass. जैसे कि इसमें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल है और M2 का पाथ सर्कुलर है सेंटर ऑफ मास के लिए। मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखें क्या हो रहा है और सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है। जनरली 99% सवालों में तुम्हारे लिए सेंटर ऑफ मास तो आसान पाथ लेगा, कोई स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल, सर्कल, और उसके रेस्पेक्ट पे बैठकर जो बाकी बॉडी कर रही होगी वो सर्कुलर होगा। अरे पर इस पूरी कहानी को टफ को पढ़ने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास तो निकालना आना चाहिए। ये तो बेसिक नीड है। हाँ सर, बिल्कुल बेसिक नीड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो क्या फील आई? अगर मैथमेटिकली बात करें तो F0 बराबर ma जब लिखोगे तो a में सेंटर ऑफ मास चाहिए, मोमेंटम बराबर mv लिखोगे तब भी v में सेंटर ऑफ मास चाहिए। अगर टिपिकल पाथ को तोड़ना है तो भाई सेंटर ऑफ मास पर बैठकर ही सवाल छोटा हो सकता है, तब भी सेंटर ऑफ मास चाहिए। ओ हो,
यानी कि सर हमें समझ में आ गया कि आगे अगर मैकेनिक्स पढ़नी है तो सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। इसलिए अभी तक के लेक्चर में सिर्फ ये समझाया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, why center of mass is required, by taking practical examples to you जो आगे आने वाले हैं। अभी इनको सॉल्व नहीं करना पर फील करना है कि यार ऐसे सवाल सॉल्व करने को तो ये तो चाहिए होगा, अगर ये चाहिए होगा तो उसे निकालना सीखो पहले। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, अब क्या करें? कुछ मत करो, आगे बढ़ो, चलते चलो। उतार लिए सब। तो मैंने why center of mass is required because in typical combined translational plus rotation motion it is easier to analyze when we break into two parts. One is motion of body with respect to center of mass plus motion of center of mass. इस पे और कहानी अभी आगे लिखवाऊंगा मैं, पॉइंट्स लिखा रखे मैंने, अभी आएंगे स्लाइड में, डोंट वरी, बी हैप्पी। पता है कल मैं कितने स्टेप्स चला था? पता है 8,000। और उसके पहले पता कितना चला था? 18,000 रिकॉर्ड है मेरा ये। इससे ज्यादा मैं नहीं चला अभी तक जब से मैंने घड़ी खरीदी है। 18,000 कितने? 18,000। तुम तो बैठे रहते हो, बस पढ़ते रहते हो, खाते रहते हो, है कि नहीं? कितने लोगों का लास्ट 4 महीनों में वेट बढ़ गया है? बता दो फटाफट, बता दो फटाफट। मैं भी जब तैयारी कर रहा था ना आईआईटी की तो मेरा वेट बढ़ गया था, क्योंकि पढ़ता था, खाता था, पढ़ता था, खाता था, पढ़ता था, खाता था, बस वेट बढ़ गया था सर। अभी कौन सा कम है? मतलब तब मैं बहुत पतला हुआ करता था ना, जब मैं 11वीं में था तो मैं बहुत पतला था, है ना, तब मेरा वेट बढ़ गया था। फिर उसके बाद मैं वापस पतला हो गया, कॉलेज गया तो फिर मेरी शादी हो गई कॉलेज के बाद, फिर मैं वापस मोटा हो गया। मोटा नहीं हुआ हूं, फिट हूं एकदम। क्या कहते हो यार? चलो आ जाओ, फालतू बात नहीं करते, काम की बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इन इक्वेशन F net बराबर ma, एक्सेलरेशन इज द सेंटर ऑफ मास, इन इक्वेशन P बराबर mv, वेलोसिटीज ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इन नॉर्मल केसेस वी विल बी डीलिंग विद रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी का मतलब सिंपल, जैसे स्टील की प्लेट, डिस्क, रिंग, वो सब कंफ्यूज नहीं होना अभी उसमें का मतलब उस समय बॉडी में किसी भी दो पार्टिकल के बीच की दूरी चेंज नहीं होगी। ये तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है, ये मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं सर्कुलर में, ठीक है? तो देखो, अगर कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन करे तो उस पाथ को एनालाइज करना तब आसान होगा जब हम सेंटर मास पर बैठ जाएं और बॉडी के दूसरे पार्ट्स को एनालाइज करें प्लस सेंटर ऑफ मास के पाथ को एनालाइज करें। इन जनरल द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इजियर, स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल। ये वही है जो मैंने अभी अभी बोला है, इसलिए लिख लो इनको फटाफट। ये रिजिड बॉडी वाला चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसके साथ इसकी अभी जरूरत नहीं है, बाद में आ जाएगा। इन दोनों को उतार लो, इन दोनों को उतारो फटाफट। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ताकि तुम समझ में आए सेंटर ऑफ मास को निकालने वाले हैं, आगे चैप्टरों में याद रहेगा। अब इसके बाद मैथ्स चालू होने वाली, प्योर मैथ्स, बेसिक, डरना मत, पर आनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि हम क्यों पढ़े फिजिक्स में, मैथ्स क्यों पढ़े, पढ़नी पड़ेगी, कई बार बोल चुका हूं, बेसिक तो पढ़नी पड़ेगी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। आ जाओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, आ जाओ। उतार ली दोनों पॉइंट, अब ये भी उतार ली जो मैंने लिखा है अभी, ये वही है जो मैंने अभी लिखा है। अगर पहले लिखी है तो रहने दे, नहीं तो दोबारा उतार ले। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे समझ आ गई। अब बेसिक कहानी पर आते हैं कि भाई किसी भी पार्टिकल्स, जो पार्टिकल बिखरे हुए हैं, उनके सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूले का प्रूफ मैं आपको टॉर्क के टाइम पे बता दूंगा। अब ये फॉर्मूला रखना है कि भाई कोई भी बॉडी का मास ऐसी जगह रख दो जहां पे उस पे नेट फोर्स भी जीरो हो जाए और नेट टॉर्क भी जीरो हो जाए, तब वो पॉइंट आता है। याद है सबसे पहला इलस्ट्रेशन दिया था किस जगह रखूं कि वो ऐसे ऐसे ना हिले। तो टॉर्क की कहानी होती है, इसे प्रूफ अभी नहीं कर रहे उस RCOM का, अभी सिर्फ उसको फॉर्मूले को रट लेते हैं, अभी उस फॉर्मूले को रट लेते हैं। अच्छा सर, अभी उस फॉर्मूले को रट लेते हैं। ठीक सर, ठीक है, रट लेंगे, आपने बोला हमने रटा, और क्या करना। आ जाओ, मान लो, आजा भाई आजा, मान लो कि एक XYZ एक्सिस है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। देखो, हरा, नीला, पीला, लाल, 4 पार्टिकल हैं। क्या इन सभी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हैं या पोजीशन वेक्टर हैं? हाँ हैं। देखो R1, R2, R3, R4। हाँ सर हैं, R1, R2, R3, R4। ओके, R1, R2, R3, R4। ओके, गॉट योर पॉइंट। अब सोच,
इन चारों को का मास टोटल कर कर किसी एक जगह रखा जाए जिसे सेंटर ऑफ मास कहा जाए, तो उस सेंटर ऑफ मास का क्या पोजीशन वेक्टर होगा, उसका फॉर्मूला आ रहा है आपकी स्क्रीन पे अब। RCOM, RCOM is the position vector of center of mass, जिसका फॉर्मूला M1R1 plus M2R2 plus याद होना चाहिए। कैसे आएगा रोटेशन के टाइम पे थोड़ा सा बताऊंगा, अभी तो रटो। अच्छा, अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं, अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो उनके अगर उन सबका पोजीशन वेक्टर पता है तो उन सबसे बनने वाले सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा M1R1 वेक्टर प्लस M2R2 वेक्टर प्लस M3R3 वेक्टर। ऐसे खूब सारे हो सकते हैं, चार ही लिखे हैं मैंने कि बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, तो सिग्मा I2N MIRI अपॉन सिग्मा MI, तो बेसिकली M1 ऐसे समझो M1R1 M2R3 M3 अपॉन टोटल मास, बेसिकली ये है M1 M2 M3 M3 मतलब M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3। बोलो क्लियर। ओरिजिन से अपन ने दोनों सबके सेंटर ऑफ मास मतलब ओरिजिन से अपन ने सबके क्या बोलते हैं उसको पोजीशन वेक्टर लिखे, ओरिजिन हमने ही माना था। ओके, अब ठीक है, तो ये आ गया। अब लॉजिकली समझना, क्या बेसिकली R1 वेक्टर जो होगा क्या वो कुछ ऐसा होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। हाँ सर, ऐसे ही R2 वेक्टर क्या ऐसा होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। हाँ सर, ऐसे ही अगर आप सोचो तो Rn भी होगा कितना xn i कैप प्लस x2 j कैप सॉरी yn j कैप। समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे तो लिखते हैं। हाँ, प्लस zn k कैप। ऐसे ही अगर मैं RCOM को लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, कैसे x कोऑर्डिनेट ऑफ COM i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ COM j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास k कैप। सोचो इन सबको अगर आप इस फॉर्मूले में ऊपर रखो और आई वाली टर्म को अलग कर लो और जे वाली को अलग कर लो तो M1 M2 M3 सब में कॉमन आ जाएगा और के वाली को अलग कर लो। ओके, पहले तो ये फॉर्मूला समझ आया, फिर क्या ऐसी कहानी लिखी हुई समझ में आई। इसे उतार लो पहले फटाफट, रफ्तार तेज रखो, फिर अगली स्लाइड लाता हूं तुरंत। रफ्तार तेज, मास्टर पागल हो रहा है आज। हाँ भाई, अब मैथ चाहिए थोड़ी थोड़ी, इसलिए थोड़ा दिमाग तेज रखना भाई। अब बहुत धीरे नहीं पढ़ाऊंगा पर काम का पढ़ाऊंगा। आ जाओ मेरे लालो मेरे पीलो, आ जाओ मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले मेरे रेनबो, आ जाओ फटाफट। अरे सन्नाटे, चलो भाई उतारिए फटाफट, उतारो उतारो, अरे उतारो भाई उतारो, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो उतारो फटाफट, शर्माओ मत। ओ उतार रहे हैं सर, चलो उतार लिया। हाँ उतार लिया। तो सोच, ये देख, अगर x1 y1 x2 y2 ऐसे लिखे, x3 y3 ऐसे लिखे, तो सेंटर ऑफ XCOM क्या ये आ जाएगा? कंफ्यूज मत हो, तू तो इसको लिख। अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 xn yn zn, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो अपन XCOM YCOM और ZCOM लिखेंगे, क्या उसको पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? तुम्हें तो ये कहानी याद होनी चाहिए। अरे पोजीशन वेक्टर से वहीं से आई है। अरे R1 को लिख दिया, वैसे उसमें क्या है, तो x को अलग कर लिया, i को अलग, j को अलग और k को अलग। तो अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना हो तो क्या लिखेंगे, M1 x1 M2 x3 M4 x4 अप टू सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। हाँ, y लिखना हो तो फिर ऐसे, z लिखना हो तो फिर ऐसे। अरे वो आया तो वहीं से ही है, कहां से, RCOM वेक्टर इक्वल टू, मैंने वेक्टर को तीन हिस्सों में तोड़ दिया, i कैप अलग, j कैप अलग, k कैप अलग, ताकि सवालों करना आसान हो जाए। इसलिए आप तो ये ध्यान रखना, पर ये आया कहां से वो हमें पता है। RCOM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 अप टू सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 अप टू सो ऑन। हाँ सर, ये डरना मत इनसे, सिग्मा सिग्मा से समेशन है वो, तुम्हें समझ में आ जाए। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है तो पहला मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस तीसरा मास प्लस उसका कोऑर्डिनेट। मास नेगेटिव हो नहीं सकता पर कोऑर्डिनेट तो हो सकते हैं। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला आया। सेंटर ऑफ मास की क्या जरूरत है ये हम सीख चुके। अब हम अगर पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ लिया। ओके, अच्छा मैं एक काम की बात और आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि ये ऐसे तीन पार्टिकल हैं,
ठीक, और ये इनका सपोज COM है सपोज, ठीक, M1 M2 M3 ये सेंटर ऑफ मास। ठीक, एक बात अच्छे से सोच कि अगर, एक बात अच्छे से सोच कि अगर क्या, कि अगर तुम ओरिजिन चेंज कर दो, ऐसे पूछ रहा हूं, सपोज यू विल चेंज ओरिजिन, इफ यू विल चेंज ओरिजिन, क्या लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल चेंज? नहीं। क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल चेंज? यस। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। यार सेंटर ऑफ मास तो इन तीनों का अगर यहां है तो यही रहेगा ना, ओरिजिन तो हमने माना है ना। अगर मैं ओरिजिन को चेंज कर दूं तो क्या पहले जो पोजीशन वेक्टर R1 था या RC1 था, अब क्या वो पोजीशन वेक्टर कुछ तो ऐसा यहां से आएगा? कंफ्यूज नहीं होना। अरे देख, पहले ऐसा था, अब मान ले यहां से ले RC, लोकेशन ऑफ सेंटर मास वही रही। अरे सेंटर मास थोड़ी चेंज हो गया यार, पर क्या उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया? बिकॉज वी हैव चेंज द ओरिजिन। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। इफ वी चेंज द ओरिजिन, इफ वी चेंज द ओरिजिन, लोकेशन ऑफ सेंटर मास विल नॉट चेंज। सेंटर मास तो अगर चार पार्टिकल यहां आता तो यही रहेगा वो, अनलेस एंड अनटिल आप पार्टिकल नहीं लाओ। पार्टिकल हिला दो तब तो हिलेगा ही, पर अगर पार्टिकल नहीं हिलाया, सिर्फ ओरिजिन हिलाया, अरे तो ओरिजिन द रेफरेंस पॉइंट था। इफ यू चेंज द रेफरेंस पॉइंट, क्या पोजीशन वेक्टर विल चेंज? यस। तो दोनों बातों में डिफरेंस है। रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन हम चूज करते हैं ताकि हम उसको पता पाए कि अगर ये ओरिजिन है तो सेंटर ऑफ मास इस जगह होगा। इफ यू चेंज द ओरिजिन, ऑब्वियसली द लोकेशन ऑफ सेंटर मास विल चेंज, सॉरी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास विल चेंज, पर रहेगा तो वही। हाँ, बात तो सर आप सही कहते हैं। क्या फॉर्मूले समझ आए? अब इन फॉर्मूलों पे सवाल ही करने हैं अपने को, इन फॉर्मूलों पे सवाल ही करने हैं अपने को। अच्छा सर, सवाल करने हैं तो चालू हो जाते हैं। ठीक है सर, चालू हो जाओ। ध्यान से देख मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, आजा चालू हो जाऊं? अरे चालू हो जाऊं? अरे पक्का? हाँ सर। उतार लिया ये सब? हाँ सर। तो चाहो तो ये जो मैंने अभी समझाया इसको लिख लेना। ऑन चेंजिंग ओरिजिन, लोकेशन does not change but position vector changes। ये अंतर आपको समझ आना चाहिए, ये अंतर आपको समझ आना चाहिए, और फॉर्मूले भी समझ आ गए सर, याद होने चाहिए। रात को 2 बजे भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। नहीं याद हुआ, मैं किसी दिन रात को 2 बजे घर पे तुम्हारे आके उठा के पूछ सकता हूँ, बता भाई सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले, तो तुझे तीनों याद होने चाहिए सर। M1R इक्वल टू M1R वेक्टर प्लस M2R2 वेक्टर अपॉन टोटल मास, ऐसे XCOMB, YCOMB और ZCOMB, उसी से तो आए ये तीनों। हाँ सर, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा चलो, तो सवाल चालू करते हैं। बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे से शर्मनाक सवाल। अच्छा, थोड़े से मैंने इधर पैरामीटर डाले हुए हैं तो देखना, आपको बताना है। मान लो कि मैं एक मास M1 और M2, ये मान लो ये M1 और ये M2 यहां रख दूं एक्स एक्सिस पे। ओके, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा? फॉर्मूले लगा के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता दो। मैं नहीं बता रहा इसको, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता दो। अरे बता दो, अरे रामलालो बता दो। सिंपल सवाल, इससे आसान नहीं हो सकता। एक M1 ओरिजिन पे रखा है, एक M2 R दूरी पे रखा है। बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। सर ने बोला अच्छा, ध्यान से देखो तो इसमें XCOM तो होगा ही नहीं, सॉरी YCOM तो होगा ही नहीं, दोनों ही X है, तो YCOM 0 ZCOM 0, क्या लॉजिकल है? हाँ, तो XCOM बचा। M1 R1 M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू R अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। ओ हो, तो XCOM आया M2R बाई M1 प्लस M2। हाँ, यानी कि यहां कहीं, ये देखो
ये दूरी कितनी, m2r अपॉन m1 प्लस m2। मैं इसमें एक चीज रटा देता हूं तुमको, ओरिजिन छोड़ो, क्योंकि दो बॉडी सिस्टम बहुत बार आता है, दो पार्टिकल सेंटर मास कहां होगा, ठीक, तो उसे थोड़ा समझ लो। देख ध्यान से सोच, ये m1 ये m2, तो सोच पहली बात, अगर दो पार्टिकल हो तो एक बात लॉजिकली समझ में आती है, क्या सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स, लॉजिकल है। क्या अगर दो पार्टिकल हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास क्या उन्हीं को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करेगा, हाँ लॉजिकल है। अब सोच m1 से कितनी दूरी पर होगा, इस कॉमन सेंस से अगर देखें तो m2r बाई m1 प्लस m2। अब सोच अगर ये टोटल दूरी r है तो ये दूरी कितनी बची, ये दूरी बची r माइनस m2r बाई m1 प्लस m2, यानी कि m1r बाई m1 प्लस m2, यानी कि ये दूरी आई, यानी कि अपन इसको ऐसे रख लें, कैसे देख, ये m1 ये m2, हाँ सर, ये सेंटर ऑफ मास, ये दूरी m2r बाई m1 प्लस m2, और ये दूरी m1r बाई m1 प्लस m2, दो पार्टिकल में, और ये टोटल दूरी r। अगर ये कहानी याद रहे पूरी एज इट इज तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कई बार जरूरत पड़ेगी इसकी, कई बार। दो पार्टिकल सिस्टम, 2 किलो 5 किलो दूरी 4 मीटर, बताओ सेंटर ऑफ मास का, या सवाल में छोटा सा हिस्सा होगा ये, इसलिए हमें निकालना आना चाहिए। 2 पार्टिकल तो बहुत आएगा, बाकी तो अगर इससे ज्यादा आएगा तो बड़े बड़े सवालों का हिस्सा नहीं होगा, अपने आप में एक सवाल होगा, तो सेंटर ऑफ मास का स्पेसिफिक सवाल पूछे वो जरूरी नहीं है, पर आपके लिए ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, दो पार्टिकल अगर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे फटाफट पूछ लूं, कैसे यहाँ पे एक सवाल बनाता हूँ, देख फिर आ जाऊंगा अपने उस ट्रैक पे वापस। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं टक 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 कि भाई ये 4 किलो, ये 2 किलो, ये दूरी सपोज 12 मीटर, बताओ 4 केजी से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा, बताओ। और ये बात तुम्हें लॉजिकली समझ में आ रही है, भारी वाले के पास में होगा। और दो पार्टिकल सिस्टम में हमें समझ में आता है कि सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स, लॉजिकल है, और भारी वाले के पास होगा, कितना पास, ध्यान से देखो, फॉर्मूला रटो, m1 प्लस m2 नीचे आता है, r ऊपर आता है, और अगर 4 केजी से लिख रहे हैं तो ऊपर 2 आएगा, तो देख 2 इंटू 12 अपॉन 6, तो ये हो गया 4 मीटर, तो लॉजिकली समझ में आ गया ये हो गया 8 मीटर। ओ हो, क्या ऐसा सवाल आ जाए दो पार्टिकल का, तो दो पार्टिकल बहुत काम करता है, दो पार्टिकल में फटाफट रख लो, क्या दो पार्टिकल का सेंटर मास अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगा, ओके, बीच में होगा, ओके, बीच में मतलब, और कितनी दूरी पर होगा, m1 से दूरी होगी m2r अपॉन m1 प्लस m2, m2 से दूरी होगी m1r अपॉन m1 प्लस m2। ये कहानी याद होनी चाहिए अगर आप आगे आने वाले सवालों को फटाफट जल्दी क्विकली करना चाहते हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट, क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ओके। क्या मास्टर आगे बढ़ जाए, क्या ये बात जो मैंने रटाई ये समझ आ गई है, इसलिए रट लो, बाकी तो सिंपल सवाल है, अभी बता दूंगा, बहुत ही शर्मनाक। हो आगे बढ़ू, ये फॉर्मूला आ गया, ये छोटे छोटे सवाल में बना रखे, देख मान लो कि मास m1 1 kg है, ये देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और m2 भी 1 kg है, और m1 ओरिजिन पे रखा है, और m2 8,0 पे रखा है, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। बहुत ही शर्मनाक सवाल, दोनों मास सेम है तो क्या बिल्कुल बीच में, बता 4,0 हो मत उतार इसे, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो उतारना तो उतार चुका, बस फटाफट कर दे, ओके 4 आ गया, शर्म आ गई भैया। अब थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर ध्यान सुनना, 0,8 है तो हो ही गया ना, ठीक है। मान लो कि मैं ओरिजिन को पीछे शिफ्ट कर दूं और x कोऑर्डिनेट हो जाए m1 1 kg है और m2 भी 1 kg है, पर अब 2,0 पे m1 हो जाए और 10,0 पे ये हो जाए, तो ओरिजिन शिफ्ट करने पे सेंटर ऑफ मास वही रहा, पर क्या देखो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, अब क्या 6,0 आ गया, अगेन कॉमन सेंस,
अरे ओरिजिन को 2 मीटर पीछे कर दिया, सब कोऑर्डिनेट पे 2 जुड़ गया, सेंटर ऑफ मास कहीं गया थोड़ी। जो मैंने भी बोला था कि ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट द सेम प्लेस बट पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट मे चेंज। एज सिंपल है। एक और देख, ये तो 0,8 हो गया, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब सोच, मान ले कि M2 का कोऑर्डिनेट हो गया 8,2। 8,2। अब दोनों 1 kg, बता सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, निकाल के बता फॉर्मूले से। अगर M1 1 kg है जो ओरिजिन पर है और M2 1 kg, तुम्हारे छोटे छोटे सवाल हैं, तो M1 का कोऑर्डिनेट 0,0, M2 के कोऑर्डिनेट 8,2। बताओ XCOM और YCOM क्या होगा? ये आंसर नहीं है, नया आएगा वो। XCOM क्या होगा, YCOM क्या होगा, बताओ फटाफट, फॉर्मूले लगाओ तुरंत। तुम्हें x1 y1 x2 y2 दे रखा है, बोलो, गलत मत करना, दोनों का मास भी सेम है। अरे बोलो, अरे गड़बड़ मत करना। XCOM M1 x1 1 into 0 plus 1 into 8 by टोटल मास 2 यानी कि 4, 1 into 0 plus 1 into 2 M1 y1 plus M2 y2 upon 2 यानी कि 1। तो क्या आंसर आया 4,1। हाँ, अभी भी ध्यान से देखो तो इसी लाइन पे लाई करेगा वो। हाँ सर, 4,1। लो भाई, कोऑर्डिनेट आ गया। अगर एक्स वाई में पूछ रहा है तो एक्स वाई के फॉर्मूले लगा लो, उसमें ज्यादा अक्कल लगाने की कहां जरूरत है। ओके, बात तो सर आपकी समझ आ रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। अरे सोच लो। हाँ सर, लो भाई, मास M1 ले लिया 3 किलो, ये ले लिया 1 किलो, ठीक। अब बताओ XYCOM कोऑर्डिनेट, फटाफट फटाफट, गलत नहीं, शर्म आ गई, फटाफट। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो। हो XCYC 20 प्लस 1 into 8/2। सही कर रहा हूं क्या? नहीं, 4। मास अब टोटल 4 हो गया, तो 8/4 is 2। YC 3 into 0, 3 into 0, 3 into 0 आएगा ना, हाँ, प्लस 2 into M2 यानी कि 1 into 2/4 यानी कि 0.5। तो XC आया 2, YC आया 0.5। आंसर आ गया। अब क्या ये शेयर टाइम पास है? क्या ऐसे 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हो, मैं तो कह रहा हूं x1 y1, ऐसे सवाल दे दूं मैं तुम्हें कि M1 जो है, मान लो ऐसे सवाल दे दूं, टाइम पास है, मतलब टाइम पास नहीं कर रहा मैं ज्यादा। मान लो 2 किलो है 1,2,3 पर, 4 किलो है 2,1,2 पर। बताओ XC क्या है, YC क्या है? मैं तो कह रहा हूँ एक 6 किलो भी ले लेता, -2,1,2 पर, तब भी तुम क्या XC YC निकाल सकते थे। अरे फॉर्मूला ही तो लगाना है भाई, फॉर्मूला लगाना हमें आना चाहिए। अगर हमें सारे कोऑर्डिनेट पता हैं और मास पता है तो XC YC ZC निकालना बड़ी बात नहीं है। अरे फॉर्मूला ही तो है M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 upon M1 plus M2 plus M3। यस और नो? यस सर, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे कहता तो मैं सही ही हूं, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। अरे गारंटीड, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, ये तो बात समझ आ गई सर, अच्छा भी लगा, मजा भी आया सर। क्या आगे बढ़ जाऊं? अरे क्या आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर, बढ़ जाओ, शर्मा क्यों रहे हो? जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। ओके, ठीक। यानी कि अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो, मास गिवन हो, तो मेरे लिए सेंटर मास निकालना बड़ी बात नहीं है। और 2 पार्टिकल के लिए मैं आसानी से समझ गया हूं कि उसकी लाइन ज्वाइनिंग पे सेंटर मास होता है, उनके बीच में ही कहीं होता है, और उसका फॉर्मूला होता है M1 से दूरी होती है M2R अपॉन M1 प्लस M2, M2 से दूरी होती है M1R अपॉन M1 प्लस M2। इतनी कहानी याद होनी चाहिए। 2 के लिए मैंने स्पेशली रटा क्योंकि बहुत काम आएगा, ऐसा मास्टर ने बताया है, और मास्टर आपका समझदार है। ओके, वो आपको उसको पता है कि आगे क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां पटकोगे, इसलिए उन बातों पर आज ही ध्यान दे देता है। यही तो मेरे अनुभव का आपको फायदा है। ओके, चलो भाई। ओके, अब देखो थोड़ी डिफरेंट वैरायटी के सवाल।
जल्दबाजी नहीं करें क्या? टाइम हो गया वैसे, ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है। चलो मेरे हिसाब से आज यहीं रोक, इस कहानी को अगले टाइम पे आगे बढ़ाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ओ हो। तो बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ के रखना पहली बात, क्योंकि अगले लेक्चर्स में थोड़ा इंटीग्रेशन टाइप की चीजें भी आएगी, बेसिक टफ नहीं, बहुत बेसिक जो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी उसकी। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? हाँ सर, अरे पक्की बात? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो फिर अपन जो है पूरे जोश और जुनून के साथ फिर अगले टर्न पे मिलेंगे। तब तक लड़ते रहिए और पढ़ते रहिए, और याद रखिए क्योंकि आप हो जोरदार, क्योंकि आपका मास्टर है शानदार। और पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए। सी यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।